अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो हिस्टो टेक्निक में एक सैंपल को बायोप्सी को हम स्लाइड बनाने तक के कौन कौन से प्रोसेस से गुजारते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं या फोरेंसिक साइंस में के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका सैंपल लेना पड़ता है या सैंपल उनको दिया जाता है। उसको आगे स्लाइड बनाने तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम हिस्टो टेक्निक कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उस सैंपल को कौन कौन से प्रोसीजर से हम गुजारेंगे। ये मैंने मेजर स्टेप्स बताए हैं हिस्टो टेक्निक में। सबसे पहले सैंपल कलेक्शन है। अगर हम किसी डेड बॉडी से सैंपल लेते हैं तो उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं, और अगर लिविंग बॉडी से कोई सैंपल लेते हैं तो हम उसको बायोप्सी कहते हैं। और इस सैंपल को हम फ़ौरन फिक्स करते हैं। इस प्रोसेस को फिक्सेशन कहते हैं, ताकि वो जो सैंपल है वो ख़राब ना हो जाए। मतलब साफ ज़रा, जब भी कोई टिश्यू का पार्ट हम बॉडी से लेते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाएगी, और उसके अंदर अपने जो उसके जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, वो सैंपल को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हम उसको ऐसे केमिकल में डाल देते हैं जिससे वो महफूज रहे, जरासीमों से भी और अपने जो उसके एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम, उनसे भी वो बच जाए। अगर वो कोई बोनी पार्ट है तो हम उसकी डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। पहले उसमें से कैल्शियम रिमूव करते हैं ताकि जब उसकी कटिंग हो तो आसानी से कट सके। अगर वो हड्डी होगी तो उसको काटना मुश्किल होगा। तो जो डीकैल्सिफिकेशन के लिए केमिकल यूज़ होते हैं उसको हम नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ईडीटीए, मतलब ये सारे डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। और जो फिक्सेशन के लिए यूज़ होते हैं इसमें को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव्स, फार्मल सलाइन है, बॉयंस फ्लूइड है, जेंकर्स फ्लूइड है। साइटोलॉजिकल फ्लूइड में कार्बोनाइज फ्लूइड है, हेलेज है, जेंकर है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और ऐसे केमिकल जो फिक्सेशन के लिए यूज होते हैं हम उनको फिक्सेटिव्स कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस सैंपल की डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब उसमें से पानी को निकालते हैं। पानी को निकालने के लिए उसको डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट से गुजारा जाता है। फर्ज किया, ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो अल्कोहल यूज़ होता है, ज़्यादातर जो फिक्सेटिव यूज़ होता है वो फार्मलिन यूज़ होती है 10%। ठीक है। तो अल्कोहल की जो असेंडिंग स्ट्रेंथ होती है, मतलब 70%, 80%, 90%, 100%, उसमें बारी बारी सैंपल को रखते हैं। तो वो ऐसा ऐसा उस सैंपल में से जो पानी है वो निकल जाता है। फिर डिहाइड्रेशन के बाद हम उसकी क्लियरिंग करते हैं। इसको डी अल्कोहलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसको उस स्पेसिमेन या टिश्यू में से निकाला जाता है। इसको हम क्लियरिंग कहते हैं। ये ज़ाइलिन के ज़रिए होती है, सीडारवुड ऑयल है, क्लोरोफॉर्म है, और इन केमिकल्स को हम क्लियरिंग एजेंट्स कहते हैं। फिर आ जाती है इम्प्रेगनेशन। इम्प्रेगनेशन कहते हैं इंटरनल सपोर्ट टू द टिश्यू। मतलब एक जो टिश्यू है, गोश्त का टुकड़ा है, उसको इंटरनली मजबूत किया जाता है ताकि जब वो कटे तो वो ख़राब ना हो जाए। तो इस इंटरनल सपोर्ट को इम्प्रेगनेशन कहते हैं, और ये वैक्स के ज़रिए की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है इम्बेडिंग। टिश्यू को एक्सटर्नल सपोर्ट दी जाती है ताकि एक जो छोटा सा कोई बायोप्सी है या पार्ट है टिश्यू का, उसको पकड़ कर काटना बड़ा मुश्किल होता है, उसको बाहर से सपोर्ट दी जाती है। इसकी मैं मिसाल दूं कि अगर आपने कोई गोश्त का छोटा सा टुकड़ा उठाया हुआ है और उसको आपने ब्लेड से काटना है तो ऐसे नहीं कटेगा। अगर आप उसको बीच में दरमियान में किसी बर्तन में रख के उसके बाहर सारी वैक्स मोम डाल दें और उसको जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगी तो एक साबुन की तरह एक टिकिया बन जाएगी। जब पूरे साबुन को आप ऐसा ऐसा ब्लेड से काटेंगे तो बीच में वो टुकड़ा भी जो टिश्यू का होगा कट जाएगा। यही काम होता है इम्बेडिंग का। इम्बेडिंग जो है ना वो टिश्यू को एक्सटर्नल सपोर्ट देती है ताकि उसकी होल्डिंग और कटिंग आसान हो। इस तरह फिर उसके बाद एक मशीन होती है जिसको माइक्रोटोम कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। इसके ज़रिए उस टिश्यू को बिल्कुल बारीक, मतलब 2 to 5 माइक्रोन का साइज़ में उसको लेयर में काटा जाता है, और फिर उसको स्लाइड के ऊपर रखा जाता है, उसकी डी वैक्सिंग की जाती है। और स्लाइड बनाने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। एल्ब्यूमिन है, मैसन्स जेलेटिन है, पोली एल लाइसिन है। और उसके बाद उस वो जो स्पेसिमेन है या जो स्मेयर जब बन जाता है उसको हम H&E स्टेन से स्टेन करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बाकी कई और स्पेशल स्टेन्स होती हैं जो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब जब स्टेन हो जाते हैं तो उसके बाद हम माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग जो है ना, कैनेडा बेल्सम यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बेल्सम यूज़ कर सकते हैं, DPX यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसको हम हिस्टो टेक्निक या हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को उसकी स्लाइड बनाने तक। ये सारे, मतलब हर एक की अपनी अपनी लॉजिक है। इसके कई अल्टरनेट्स भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन
पाथवे है या जो ज़्यादातर जो प्रोसीजर आम लैब में और हर लैब में तकरीबन यूज़ हो रहे होते हैं वो यही हैं। सैंपल कलेक्शन करनी है, उसको फिक्सेशन करनी है ताकि वो ख़राब होने से बच जाए, फिर जो पानी है टिश्यू के अंदर वो निकालना, डिहाइड्रेशन करनी है, क्लियरिंग करनी है, इसको डी अल्कोहलाइजेशन भी कहते हैं। अगर अल्कोहल यूज़ नहीं हुआ तो फिर हम इसको डी अल्कोहलाइजेशन नहीं कहेंगे। इम्प्रेगनेशन टिश्यू को इंटरनल सपोर्ट देनी है, एक्सटर्नल सपोर्ट को इम्बेडिंग कहते हैं, फिर उसको कटिंग करेंगे, उसकी स्लाइड बनाएंगे और उसको स्टेन करेंगे। ठीक है। और अगर वो बोनी पार्ट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाता है कि एक बोनी टिश्यू है उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो उसके वही सैंपल कलेक्शन, फिक्सेशन और डीकैल्सिफिकेशन, फिर ये काम सारे इस तरह के करने हैं। ठीक हो गया। और अगर वैसे सिंपल टिश्यू आ जाए बगैर हड्डी वाला तो उसको हम ये वाला स्टेप उसकी डीकैल्सिफिकेशन नहीं करेंगे। तो ये इसके बारे में अहम चीज़ें हैं। अगर इसमें भी आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।